दोस्तों, कहा जाता है कि हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, लेकिन खास तौर पर मैं कहता हूं कि जो ये ताकत का नशा है, ये जो सत्ता का नशा है, इससे बहुत दूर होना चाहिए। लेकिन जो इस नशे की जकड़ में आ जाता है ना, पकड़ में आ जाता है, उसके हालात ऐसे ही हो जाते हैं, वो नियम कायदे कानून संविधान कुछ नहीं मानता, तो वहीं अपनी ही बातों पर नहीं रह पाता। कुछ ऐसा ही हुआ है शिवसेना के साथ। शिवसेना कौन सी वाली? उद्धव ठाकरे वाली। आपको तो पता ही है कि शिवसेना ने पहले कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ जाकर पूरा गठबंधन किया, मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा था कि वो जिस नई राह पर चले हैं उस राह पर उन्हें जीत ही जीत मिलेगी। इस बार पूरी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और महायुति ठन गोपाल हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का जो नतीजा आया उसने शायद कांग्रेस को उतना बड़ा झटका नहीं दिया। शायद हो सकता है कि शरद पवार को भी ना दिया हो भी सकता है दिया भी हो, लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा तो वो उद्धव ठाकरे हैं। वजह साफ है कि उद्धव ठाकरे को इसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से नजर आ रही थी। वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर की जांच हो रही थी, तो उस समय भी वो झल्ला गए थे और कह रहे थे सीधे सीधे कि नरेंद्र मोदी की हेलीकॉप्टर की जांच करके दिखाएं ये तमाम अधिकारी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जरा वही खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वही उद्धव ठाकरे जो कहते थे 7-13 ना छोड़ेंगे, वो अब देवेंद्र फडणवीस के साथ गलबहियां कर रहे हैं, पुराने रिश्तों को याद कर रहे हैं, पुरानी जो एल्बम थी उसे खोल कर रख दिया है। और वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज नहीं तो कल एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। उद्धव ठाकरे तब नाराज हुए थे और मैंने कहा भी था कि ये नाराजगी बनती भी है, और आज भी ये कहता हूं कि गलत नहीं है आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन देर से शायद उद्धव ठाकरे को समझ में आया कि जिस बेस पर उनकी पार्टी खड़ी हुई थी, जिस बेस पर उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को खड़ा किया, कहीं ना कहीं वो डगमगा गए उससे, और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। देखिए, हालात ये हो गए कि सत्ता से अब इस समय 5 साल कोसों दूर हो गए, लेकिन माना जा रहा है कि अगर छोड़कर आते हैं और साथ खड़े हो नजर आते हैं एनडीए के साथ, तो मंत्री पद तो मिल ही जाएगा। और शायद यही मंत्री पद की ताकत की छटपटाहट है कि उद्धव ठाकरे को लेकर गई सीधे देवेंद्र फडणवीस के दरबार पर, उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर। बिना देर किए पहले मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा, क्योंकि वीडियोस ये मत समझिए सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, हम तो ऐसे ही मिलने चले गए थे, हम तो बधाई देने चले गए थे। क्योंकि अगर बधाई देनी थी तो ये मुंबई में भी दी जा सकती थी, लेकिन वहां नहीं दी, इसे नागपुर में अंजाम दिया गया। नागपुर जाकर मुलाकात की है। पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को मैं क्यों बार बार आपसे गौर से देखने की कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे जैसी उनकी सीरत है, जैसे वो रहते हैं, सपाट चेहरे के साथ रहते हैं, सूरत वैसी ही उनकी रही, वो तमाम चीजें रही। लेकिन उनके बेटे को जरा देखिएगा, आदित्य ठाकरे को, वो किस तरीके से हाथ बांधकर बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि सरेंडर हो गए उस स्थिति में खड़े हुए नजर आते हैं। आदित्य ठाकरे का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि आदित्य ठाकरे लगातार इस चुनाव में बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर निकले थे, लेकिन कामयाबी उस स्तर पर हाथ नहीं लगी, इसीलिए शायद अब देखिए हाथ बांधकर पूरी तरीके से समझ में आ रहा है इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर कि हाँ, बात यही है कि अब उद्धव ठाकरे फिर से उसी लाइन पर लौटे हैं। क्योंकि इसके फौरन बाद ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आएगी, राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं आएगी, और यकीन मानकर चलिए वो बात कांग्रेस को चुभ भी रही है और ये बता रही है कि राह अलग होने जा रही है। पहले तस्वीर आपने देख ली, एक और तस्वीर जब उस दौरान मुलाकात हुई थी दोनों की, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच की मुलाकात है। मुलाकात की कई और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता चल रहा हूं। अब ये मुलाकात हुई कहां, सबसे पहले ये समझिए, ये मुलाकात मुंबई में हो सकती थी, क्योंकि बार बार ये दावा किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे तो सिर्फ मुख्यमंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने गए थे कि भाई मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुलाकात मुंबई में होनी चाहिए थी ना, लेकिन मुलाकात कहां हो रही है? नागपुर में। नागपुर का जिक्र आप समझ ही सकते हैं किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आरएसएस का गढ़ है नागपुर, और माना जा रहा है कि आरएसएस की एक बड़ी भूमिका है उद्धव ठाकरे को वापस लाने की। जी, उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और आरएसएस चाहता है कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा भरोसेमंद इस समय उद्धव ठाकरे ही हैं। वो बात अलग है कि उनकी पार्टी का यह हश्र किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, पार्टी कैसे टूटी, बगावत कैसे हुई, लेकिन चूंकि बाला साहब ठाकरे के विरासत के उत्तराधिकारी वो हैं, तो उनका साथ रहना जरूरी है, ये बीजेपी समझती है। एक स्थायी जो साझेदार रहे सत्ता में, वो हमेशा शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में रही, लेकिन इस बार जब राहें अलग हुई तो काफी परेशानियां बीजेपी को भी झेलनी पड़ी। लेकिन सत्ता का दम था तो देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब सत्ता नहीं थी उद्धव ठाकरे के पास तो बेचारे ठन गोपाल हो गए। अब राहें अलग होने जा रही हैं।
चलिए इनका एक बयान सुनाता हूं जो खासकर राहुल गांधी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं, इतिहास के पन्नों को खंगालिए, पढ़िए, अच्छा लगता है पढ़ने में भी, सुनने में भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए बात। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरा ये वीडियो कांग्रेसियों को भी पसंद ना आए, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं, मैं जितना सम्मान तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का करता हूं उतना ही सावरकर जी का भी करता हूं। बात यह है कि आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के उस वक्त की परिस्थितियों का माहौल नहीं उड़ा सकते, आप हंसी नहीं उड़ा सकते। हाँ, बहुत अच्छे हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पसंद करता हूं, भीमराव अंबेडकर साहब को भी पसंद करता हूं। उनको पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। और गलती किससे नहीं होती? क्या कांग्रेस के नेताओं से गलतियां नहीं हुई है? क्या आज भी याद नहीं किया जाता कि जो 1984 में हुआ? याद नहीं होता कि आपातकाल की जिक्र? तो याद बीजेपी के नेताओं को भी करना होगा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इतने फैसले लिए गए जिनके बाद पैर पीछे खींचने पड़े, जिद पर अड़े हुए थे। इसलिए तो ये जबरदस्ती भगवान बनने की कोशिश मत ना करें। और खासकर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका माहौल किसी को नहीं उड़ाना चाहिए, इधर वाले भी नहीं और ना उधर वाले। हमारे देश में हमने देखा कि हमारे ही देश के राष्ट्रपिता के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये छुटभैया टाइप के नेता करते फिरते हैं और सांसद तक करते लगे। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले बाज कहां से आएंगे? फिलहाल सावरकर साहब के लिए मैं कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं बोलूंगा। इतिहास उनको कैसे देखता है, कैसे नहीं देखता है, लेकिन वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसलिए मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। पसंद कैसे नहीं आएगी? पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, सीएम फडणवीस से पूछा सवाल तो कांग्रेस को दे दी सलाह। दरअसल आप सोचिए, जिस सावरकर को आप माफी वीर, कायर, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता करते हो, और उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टी भारत रत्न देने की मांग करने लगी, तो कितनी राह, कितनी कौन सी मंजिल तक ये साथ पहुंच पाएंगे अंदाजा लगाइए। कब तक ये साथ है अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ यही होने जा रहा है। ये राहें इनकी अलग होने जा रही हैं, ये साफ साफ हो गया है। क्योंकि सावरकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर छींटाकसी करने की कोशिश कांग्रेस करती रही है, और अगर उन्हीं सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग उद्धव ठाकरे करते हैं तो बीजेपी के लिए सेटबैक से कम नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि अचानक से उनके अंदर सावरकर के प्रति प्रेम जाग गया या फिर हिंदुत्व के प्रति प्रेम जाग गया, तो आप गलत है। ये सारा का सारा खेल सत्ता का है, ये सारा का सारा खेल पावर का है, ये सारा का सारा खेल ताकत का है। क्योंकि काफी लंबे समय से उद्धव ठाकरे दूर है इस पावर से, और अगले 5 साल तक फिर उसी पावर में आने के लिए उन्हें छटपटाना पड़ेगा। लेकिन वो ज्यादा दिन दूर रहना नहीं चाहते, और यही एक वजह है जिसके चलते आरएसएस की पहल पर उद्धव ठाकरे मुलाकात करते हैं देवेंद्र फडणवीस से, और यकीन मानकर चलिए अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ये खबर भी आ जाए कि महाविकास अघाड़ी को अलविदा कह दिया है उद्धव ठाकरे ने, तो हैरान करने वाली बात नहीं है। नमस्कार।